खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आपको विराट कोहली की दो तस्वीर दिख रही होगी। जो ऊपर वाली तस्वीर है वो है साल 2012 से। लिखा है आर इंडिया टू रिलायंट ऑन विराट कोहली, यानी कि क्या भारत विराट कोहली पर बहुत ज्यादा निर्भर है। 13 साल बीत गए हैं और अब 14वें साल में भी सवाल वही है, क्या भारत विराट कोहली पर बहुत ज्यादा निर्भर है। चलिए आगे बात करेंगे इस पर। विराट कोहली ने शतक लगाया, लेकिन भारतीय टीम फिर भी हार गई। नतीजा यह हुआ कि कोच गौतम गंभीर बहुत जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। हार बेहद निराशाजनक है, इसलिए इस हार का एनालिसिस करना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए हार से जुड़े सभी अहम बिंदुओं पर बेहद बारीकी से समझते हैं। पर उससे पहले आरएन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आरएन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। इंदौर की धरती पर टीम इंडिया की यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास को झकझोर देने वाला एक झटका भी था। न्यूजीलैंड ने तीसरे और आखिरी वनडे में भारत को 41 रन से हराकर न सिर्फ सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली, बल्कि 1988 के बाद पहली बार भारतीय सरजमी पर द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतकर इतिहास भी रच दिया। जिस मैदान पर भारत ने लगातार 7 जीत दर्ज की थी, वहीं पहली बार हार का स्वाद भी चखना पड़ा। और पिछले 3 महीने में 3 में से दूसरी वनडे सीरीज गंवाने की चोट और गहरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद दक्षिण अफ्रीका पर जीत से जो उम्मीद जगी थी कि घर में भारत अब भी अजेय है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस घरेलू सीरीज हार के साथ टूटती हुई नजर आई। और 3 दशकों बाद टूटे रिकॉर्ड्स ने इस हार को और भी भारी और भी दर्दनाक बना दिया। अब ये समझना जरूरी है कि इस हार की जड़ में कौन सी कमियां रही। क्या रोहित शर्मा की पावर प्ले में संघर्ष, क्या रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड भूमिका का गायब होना एक बड़ा कारण बना, या फिर मध्यम क्रम के जो बल्लेबाज है उनका डहना निर्णायक साबित हुआ। आइए पूरी तस्वीर को समझते हैं। पावर प्ले में हिटमैन फ्लॉप। भारत का पावर प्ले कभी रोहित शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी की पहचान हुआ करता था, लेकिन इस सीरीज में वही पावर प्ले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। न रोहित के बल्ले से रफ्तार निकली, न भरोसेमंद शुरुआत मिली। खराब टाइमिंग, लिमिटेड शॉट सिलेक्शन और धीमी स्ट्राइक रेट ने शुरुआती ओवरों में ही टीम को लड़खड़ा दिया। ओपनर के फ्लॉप होते ही पूरा मध्यम क्रम जो है वो दबाव में आ गया और विराट कोहली को बार बार पावर प्ले की कमी छुपाने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन हर बार ये बोझ अंत में भारी पड़ जाता है और भारत की उम्मीदें रन दर रन टूटती हुई चली गई। इस बार भी जडेजा के न बल्ले से रन, न बॉलिंग में दम। जडेजा पर डिटेल में बात करने से पहले आपको एक फैक्ट बताऊं। लास्ट टाइम जब जडेजा ने ओडीआई फॉर्मेट में 50 लगाई थी, उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, धोनी साहब और फॉर्मेट के कैप्टन थे। रोहित शर्मा ने भारत के लिए अभी ओपनिंग करना शुरू भी नहीं किया था। सचिन सर टीम में मौजूद थे, रिटायर नहीं हुए थे। जानते हैं भारत में यानी घरेलू मैच में कब जडेजा ने अंतिम हाफ सेंचुरी लगाई थी? 4750 दिन पहले। और अवे टूर में 2170 दिन पहले। न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम वनडे में रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा। जहां ग्लेन फिलिप्स और डेरन मिशेल के सामने वो लगातार महंगे और बेअसर नजर आए। 6 ओवर में 41 रन देकर एक भी विकेट ना ले पाना उनके संघर्ष की साफ गवाही देता है। बल्ले से भी 4, 27 और 12 रन जैसे फी के स्कोर ये बताने के लिए काफी थे कि इस पूरी सीरीज में असली जडेजा दिखाई ही नहीं दिए। और जब टीम को अनुभव और ऑलराउंड योगदान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनका सन्नाटा भारत के लिए भारी पड़ गया। ऐसे में मोहम्मद कैफ का यह कहना कि अक्षर पटेल को भी वनडे में मौका मिलना चाहिए, अब सिर्फ राय नहीं लगती, बल्कि इस सीरीज के बाद कड़वी लेकिन सच्ची मांग बनकर सामने खड़ा हो गया है। कप्तान पर दबाव, टीम का बिखराव। अब आते हैं कप्तान साहब पर। शुभमन गिल की वनडे कप्तानी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। जहां उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर इतना भारी पड़ गया कि ना कप्तानी संभल सकी और ना ही बल्लेबाजी खुलकर सांस ले पाई। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने अब तक 2 वनडे सीरीज खेली है और दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा, पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अब न्यूजीलैंड के सामने। जबकि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर चोट के कारण वो मैदान से बाहर थे और कप्तानी के राहुल ने संभाली थी। गिल का निजी प्रदर्शन भी बहुत निराशाजनक रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 पारियों में महज 43 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 पारियों में 135 रन। औसत भले ही 45 का दिखे, लेकिन हर बार अच्छी शुरुआत के बाद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट फेंक देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा। 2 अर्धशतक लगाने के बावजूद वो कभी निर्णायक मैच जिताऊ पारी खेल ही नहीं पाए, जिसकी कप्तान से कई बार उम्मीद की जाती है। और तीसरे और निर्णायक वनडे में सिर्फ 23 रन बनाकर आउट होना इस दबाव की सबसे बड़ी तस्वीर थी। 1-0 की बढ़त लेने के बाद सीरीज हार जाना
गिल की ढीली कप्तानी और सवालों से घिरी रणनीति पर सीधा तमाचा है। और ये चूक कहां हुई, इसका जवाब फिलहाल सिर्फ गिल और कोच गंभीर की बंद फाइलों में ही कैद नजर आता है। मेडल ऑर्डर पूरी तरह फेल। अगर इन पूरी हार का सबसे दर्दनाक किसी एक डिपार्टमेंट ने पेश किया हो तो वो था भारत का पूरी तरह ढह चुका मेडल ऑर्डर, जिसने तीसरे वनडे में 28 पर 0 की मजबूत शुरुआत को महज 9 ओवर में 71 पर 4 की शर्मनाक हालत में बदल दिया। काइल जेमिसन और जैक फॉक्स ने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को ऐसे जाल में फंसाया कि ना वो स्ट्राइक घुमा सके, ना कोई साझेदारी खड़ी कर पाए, और पलक झपकते ही पूरा दबाव टीम पर टूट पड़ा। इन हालात में विराट कोहली का 124 रन का शानदार शतक भी टीम को उभरने के बजाय एक अकेली लड़ाई बनकर रह गया, क्योंकि चारों तरफ ये सहयोग का सन्नाटा पसरा रहा। नीतीश रेड्डी ने 52 रन बनाकर जूझने की कोशिश जरूर की, लेकिन तीसरे चरण में टीम को कोई ठोस साथ नहीं मिला। और सच तो यह है कि अगर टेल एंडर्स ने थोड़ा बहुत हाथ ना बटाया होता तो ये हार सिर्फ सीरीज की हार नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बड़े और शर्मनाक अंतर में तब्दील हो जाती। नीतीश को जगह, क्या है वजह? नीतीश रेड्डी पर किया गया प्रयोग एक बार फिर पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ, जिसने भारत की टीम कॉम्बिनेशन की कमजोर सोच को उजागर कर दिया। पहले वनडे में वॉशिंगटन सुंदर के खेलने के बाद दूसरे वनडे में उनके चोटिल होते ही नीतीश को मौका दिया गया, लेकिन दूसरे मैच में वो ना गेंद से कोई असर छोड़ सके ना ही बल्ले से, और तीसरे वनडे में भले ही उनका बल्ला चला लेकिन गेंदबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। अहम मुकाबलों में यही संतुलन और असंतुलन में तब्दील हुआ भारत को भारी पड़ा, क्योंकि इस सीरीज में हार्दिक पांड्या की कमी हर ओवर हर फेज में साफ महसूस हुई। हार्दिक जिस संतुलन, गति और स्विंग के साथ टीम को मजबूती देते हैं वो नीतीश के खेल में नजर नहीं आता है। उनकी मीडियम फास्ट बॉलिंग न धार थी न डर, और बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों को बिना किसी परेशानी के खेलते हुए भारत को कमजोर कड़ी को बेरहमी से उजागर कर दिया। अय्यर को मौका, प्लान फ्लॉप। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर पर जिम्मेदारी का बड़ा बोझ था, लेकिन मैदान पर वो पूरी तरह बेअसर साबित हुए। 3 मैचों में न सिर्फ 20 की औसत से 60 रन और महज 81 का स्ट्राइक रेट, ये चीख चीख कर बता रहा था कि उनके बल्ले से जैसे रन निकलना ही बंद हो गए थे। नंबर 4 जैसी अहम पोजीशन पर खेलते हुए जहां बड़े स्कोर खड़े करने या फिर बड़ा चेज संभालने की उम्मीद होती है, वहां श्रेयस बार बार दबाव में टूटते हुए दिखे, और यही नाकामी भारत की सीरीज हार की बड़ी वजह बन गई। हैरानी की बात यह रही कि इस खराब फॉर्म के बावजूद उन्हें टी20 सीरीज में रिप्लेसमेंट के तौर पर जगह मिल गई, लेकिन वनडे में उनका फ्लॉप होना टीम इंडिया के मध्यम क्रम की रीढ़ तोड़ने के जैसा साबित हुआ। और यह हार बेहद ऐतिहासिक है। 1988 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती। इंदौर में भारत की पहली वनडे हार, 7 मैचों की जीत के बाद इंदौर में खेले गए 8 वनडे में से 6 में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत दर्ज की है। अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार भारत ने घरेलू वनडे में टॉस जीतकर मैच गंवाया, वो भी 13 जीत के बाद। अब सवाल तो उठना लाजमी है, गौतम गंभीर को ट्रोलिंग, उस पर बात करना शायद आज उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर हार के बाद हम उन्हें ट्रोल जरूर करते हैं, लेकिन क्या कोच को उनके खिलाड़ियों का साथ मिल रहा है? क्या प्लेयर सच में अपना 100% दे रहे हैं? क्या टीम इंडिया ने सारी उम्मीदें विराट कोहली से ही लगा रखी हैं, सारी जिम्मेदारी विराट कोहली के सर पर डाल दी हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज ऐसा लग रहा है कि जिस विराट कोहली के बारे में यह कहा गया था कि वो वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल है, ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम 2027 के लिए नॉन कमिटल है, सिर्फ विराट कोहली को छोड़कर। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आरएनटीवी नेशनल।